आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के पद की शर्तें। राष्ट्रपति की जो शर्तें होती हैं वो क्या क्या होती हैं, इससे पहले लगभग 3 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटे ना। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या क्या होती हैं। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना होता है। क्यों? क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। उसके बाद में अगर आप 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए स्किप कर देते हो किसी भी पॉइंट को तो आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल 59 ये कहता है कि राष्ट्रपति के पद की शर्तें कौन कौन सी रहने वाली हैं। ठीक है, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। पद पर नियुक्त होने से पहले वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो निर्वाचन में निर्वाचित होता है उसके बाद में जब वो पद पर बैठता है, पद पे बैठने से पहले आप जानते हो कि उसे शपथ लेनी होती है या प्रतिज्ञान लेनी होती है। और शपथ और प्रतिज्ञान में क्या क्या डिफरेंस होता है ये लास्ट के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। जैसे ही वो शपथ लेगा, शपथ लेने के बाद में जब वो नियुक्त होगा तो सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रपति पद के दौरान वो किसी भी और ऑफिस को होल्ड करता हो। ठीक है, किसी और पद पर भी बना हुआ हो। तो वो कहाँ का नहीं होना चाहिए? संसद के किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, राज्य की जो विधायिका होती है, विधायिका मतलब जो विधानसभा होती है, विधानमंडल भी आप बोल सकते हो, उसका सदस्य वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि वो वहां का सदस्य होता है, 1% ऐसा हो सकता है कि हो सकता है भाई एमएलए ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा हो या फिर एमपी ने चुनाव लड़ा हो, तो वहां का तो सदस्य हो सकता है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे वो नियुक्त होगा, अपने पद पर वो आसीन होगा, उससे पहले वहां से उसे त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, पद के दौरान अन्य कोई भी लाभ का पद वो धारण नहीं करेगा। लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था कि कौन कौन से लाभ के पद नहीं होते हैं। ठीक है, और उनके अलावा जितने भी गवर्नमेंट जो पद होते हैं, पोजीशन होती हैं, वो सभी लाभ के पद के अंदर आती हैं। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो कि लाभ के पद कौन कौन से होते हैं तो लास्ट के जो 2 लेक्चर आ चुके हैं, 3 लेक्चर आ चुके हैं, उसमें जो सेकंड वाला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि लाभ के पद कौन कौन से नहीं माने जाते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति को मुफ्त में एक आवास दिया जाता है जिसे आप राष्ट्रपति भवन भी बोलते हो, यानी कि इसे उसका कोई भी रेंट नहीं पे करना होता है। इसे विदाउट पे इसलिए नहीं कह सकते हम क्योंकि जो जनता होती है, जनता की जो टैक्स पेयर की मनी होती है, जनता जो टैक्स देती है उसी पैसे से, चाहे फिर वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी मिनिस्टर हो, एमपी हो, एमएलए हो, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सबका जो खर्च चलता है, चाहे फिर वो भत्ता है, वेतन है, उनके आवास की सुविधा है, फ़ोन की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, उनके एक तरीके से एरोप्लेन की सुविधा है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, वो सारी की सारी जो पे की जाती है वो गवर्नमेंट को, वो जनता के पैसे से की जाती है। जिस जनता की ये लोग कदर भी नहीं करते हैं, उसके पैसे पर ही ये अपना परिवार चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं। उनका जो सारा खर्च है वो जनता ही क्या करती है? बियर करती है, सहन करती है। ठीक है, तो इन लोगों को ये चीजें सोचनी चाहिए कि जहां से आप लोगों का पैसा आ रहा है उसे माई बाप बना के रखना चाहिए, यानी कि जनता को सपोर्ट करना चाहिए। संसद द्वारा तय किया हुआ वेतन, भत्ते और विशेष अधिकार उसे प्राप्त होंगे। संसद क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्रपति के किसी भी वेतन को बढ़ाना है, कुछ भी ए टू जेड करना है, उसमें संशोधन करना है, इंक्रीमेंट करना है, तो वो सारे डिसीजन कौन लेती है? वो संसद ही लेती है। संसद क्यों लेती है? संसद में जो एमपी होते हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक के द्वारा चुनकर आए आए होते हैं और पब्लिक के ही वो प्रतिनिधि होते हैं। यानी कि एमपी जो भी काम करेंगे वो कहीं ना कहीं यही माना जाता है कि देश की जनता चाहती है कि इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। ठीक है, उसकी पदावधि के दौरान अगर संसद ये सोचती है कि पदावधि के दौरान उनकी जो सैलरी है उसे कम कर दिया जाए, भत्ते को कम कर दिया जाए, तो ऐसा वो नहीं कर सकती है। यानी कि उसकी पदावधि के दौरान सुविधा को कम नहीं किया जा सकता है, बढ़ाया तो जा सकता है। ठीक है, यानी कि जैसे ही वो निर्वाचित हुआ, पद पर आसीन हुआ, उसे जो भी चीजें मिल रही थी, जो भी सुविधाएं मिल रही थी, वो बनी रहेंगी, उससे कम नहीं की जा सकती। नोट आप लोगों के लिए आ रहा है, 2008 में संसद ने राष्ट्रपति के वेतन को 50,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया था और उसकी जो पेंशन होगी वो मासिक वेतन की आधी कर दी जाएगी।
ठीक है, जो उसे पेंशन मिलेगी पद से हटने के बाद में, तो उसकी जो पेंशन होगी वो मासिक वेतन की आधी होगी, यानी कि 1.5 लाख से कितनी हो जाएगी, 75,000 उसे पेंशन मिलेगी। अगर उसका निधन हो जाता है, अगर राष्ट्रपति का निधन हो जाता है, तो उसकी पत्नी को या फिर उसके पति को पारिवारिक पेंशन मिलेगी। पति पत्नी का क्या मतलब है, अगर राष्ट्रपति फीमेल है तो उसके पति को मिलेगी, अगर राष्ट्रपति मेल है तो उसकी पत्नी को मिलेगी। ठीक है, तो ये पेंशन उसके निधन के बाद में उसे प्रोवाइड कराई जाएगी। जब हम बात करते हैं नोट की, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्रवाई से मुक्त होता है। उस पर ना उसे ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही उसे जेल भेजा जा सकता है। इन सभी कार्रवाइयों से उसे मुक्त रखा जाता है। अगर ऐसा होता है कि निजी कृत्य के लिए उस पर महाभियोग भी चलाना पड़े, अभियोग भी चलाना पड़े, तो अभियोग चलाने से 2 महीने पहले का नोटिस उसे प्रोवाइड कराना अनिवार्य होगा। उसे 2 महीने का नोटिस देना होगा। और अभियोग आप जानते हैं, इम्पीचमेंट क्या बोलते हैं, उसे इम्पीचमेंट बोलते हैं। महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, वो भी एक प्रोसीजर होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसे आर्टिकल कितने में रखा गया है, आर्टिकल 61 में महाभियोग का जो प्रोसीजर है वो अपनाया जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि महाभियोग क्या होता है और राष्ट्रपति को किस किस प्रोसीजर के तहत हटाया जा सकता है, और उसने ऐसा क्या किया होता है जिसके ऊपर उसे महाभियोग से, जिससे उसे महाभियोग से गुजरना पड़ता है या इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।